हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर देखने वाले हैं पीडियाट्रिक डिसीज़। तो जो कि हमने शॉर्ट्स में देखा था A to Z, मतलब अल्फ़ाबेटिकल हमने पीडियाट्रिक डिसीज़ के बारे में यहाँ पर जस्ट ओनली नाम देखे थे। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इन सभी जो टर्म्स जो हमने नाम देखे थे, इन सभी का मीनिंग क्या है, ये कौन सी डिसीज़ होती हैं। तो फर्स्ट हमने देखा था एल्जाइमर। तो एल्जाइमर यहाँ पर देखेंगे चाइल्डहुड एल्जाइमर। देखिए एल्जाइमर बड़ों में भी होता है और चिल्ड्रंस में भी होता है। तो एल्जाइमर डिस्क्राइब मल्टीपल डीजनरेटिव कंडीशन है। ये एक मल्टीपल डीजनरेटिव कंडीशन है, मतलब ये मेंटली इफेक्ट करती है। यही बोल सकते हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर के अंदर आता है। इसमें होता क्या है कि चिल्ड्रंस की मेमोरी लॉस हो जाती है और कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सिम्टम कैन इंक्लूड द लॉस ऑफ मसल स्टोन एंड द एबिलिटी टू टॉक। जो उनकी मसल स्टोन होती है, मतलब जो हम बोल सकते हैं कि मोटर और फाइन जो नर्व्स होती है या फिर जो मूवमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। लाइक आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ब्रेन में प्रॉब्लम होगी या फिर मेंटल को डिस्टर्बेंस होगा तो उसे मसल्स जो उसकी मांसपेशियाँ होंगी वो भी बहुत ज़्यादा वीक होंगी और वीक होने के कारण वो कई वर्क भी नहीं कर पाएंगे। तो एल्जाइमर डिसीज़ एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें मेमोरी और कम्युनिकेशन के साथ साथ मसल्स भी वीक होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस जैसा कि हमने देखा, ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवे लीडिंग इनटू योर लंग्स। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकस। अगर ब्रोंचियोल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकस, तो इसे बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। तो ये भी एक जस्ट हम इसमें ओनली टर्म्स देखेंगे। अगर आप डिसीज़ का सारा डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देते हैं चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स क्या है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। चिकन पॉक्स इज एन इन्फेक्शन दैट कॉज एन ईची ब्लिस्टर लाइक स्किन रैशेज। अ वायरस कॉल्ड वेरिसेला जोस्टर कॉज इट। चिकन पॉक्स इज हाईली कंटेजियस। चिकन पॉक्स जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें बच्चों को या फिर मोस्टली ये बच्चों की भी होता है, बड़ों को भी हो जाता है। इसमें होता क्या है कि जो भी स्किन के ऊपर ईची या फिर ब्लिस्टर या फिर स्किन में कुछ रैसेस, आपको जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो पूरे फेस में, पूरे बॉडी में, इंक्लूडिंग पूरे बॉडी में ही यहाँ पर हमें रैसेस देखने को मिलता है। लाइक हम छोटी माता के रूप से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो मोस्टली चिकन पॉक्स है वो वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस होता है, उससे ही फैलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्टेजियस है, मतलब बहुत ज़्यादा फैलने वाली है, मतलब रैपिडली फैलती है। अगर एक से दूसरे पर्सन के टच में आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फैलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया का मीनिंग क्या होता है। डिस्फेजिया इज़ अ मेडिकल टर्म ऑफ डिफ़िकल्टी सॉलोइंग। तो इसके जो हम बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्टी सॉलोइंग, खाने को गुटकने में, मतलब किसी भी चीज़ को गुटकने में प्रॉब्लम होना, उसे ही हम डिस्फेजिया बोलते हैं। तो ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, क्योंकि बच्चा या फिर कोई भी अगर खाना खा रहा है तो उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, खाना नहीं खा पाएगा। तो ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। और इन सम केसेस सॉलोइंग इम्पॉसिबल व्हेन यू सॉलो मैनी मसल्स एंड नर्व वर्क टुगेदर टू मूव फूड और ड्रिंक फ्रॉम योर माउथ टू योर स्टोमक। देखिए कभी कभी जो डिस्फेजिया होता है एक ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। होता क्या है कि अगर जो हमारे बोल सकते हैं कि जो हमारे ट्रैकिया या फिर जो हमारे ओरल कैविटीज़ को जो मेंटेन करके रखता है, जो नर्व मेंटेन करके रखती है, जो मैसेज पहुंचाती है, अगर वो मैसेज इम्पल्सिस नहीं पहुंचा पा रही है या फिर वो नर्व मैसेज नहीं दे पा रही है, तो हो सकता है कि डिस्फेजिया हो जाए। क्योंकि अगर नर्व यहाँ पर मैसेज नहीं पहुँचा पाएगी तो वो प्रॉपर वर्क भी नहीं कर पाएगा, कोई भी ऑर्गन वर्क नहीं कर पाता है। अगर हमारा ब्रेन से नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो इंक्लूडिंग हमारे टंग हो, मुंह हो या फिर गला हो या फिर कोई भी बोल सकते कोई भी मूवमेंट हो तो वो रुक जाता है। तो ये कोई नर्वस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, ईसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब गले में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या फिर जो ईसोफेगस है वो प्रॉपर ऑब्स्ट्रक्ट में कुछ भी हो सकता है, फिस्टूला हो सकता है, एट्रेजिया हो सकता है। अगर ये सारी कंडीशन भी देखने को मिलती है तो यह डिस्फेजिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक्योस्टोमी करके उसे फीड करवाया जाता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम उसे ईसोफेगस में हो रही है। क्योंकि सॉलो करना मतलब गुटक ना पाना तभी होता है जब आपका ईसोफेगस या फिर लैरिंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं एंसेफेलाइटिस। अब एंसेफेलाइटिस क्या होता है? एंसेफेलाइटिस मीन्स इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पर अगर ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं एंसेफेलाइटिस। ये मोस्टली होता है, ये भी इन्फेक्शियस है और ये मोस्टली देखने को मिलता है इन्फेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट बाइट और एन ऑटो इम्यून रिएक्शन दैट अफेक्ट योर ब्रेन। तो एंसेफेलाइटिस मोस्टली इंसेक्ट्स के बाइट करने पर ही होता है और ये इन्फेक्शियस है एंसेफेलाइटिस, जिसमें इन्फ्लामेशन मतलब ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इससे भी कई मेंटल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, कई न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी देखने को मिल सकती है। तो इसका मेन टर्म है, मेन टर्म्स बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया इज अ पैरासाइटिक डिसीज कॉज बाय थ्रेड लाइक राउंड वॉर्म नोन एज फाइलेरियल वॉर्म। तो जो फाइलेरिया है अभी सुना होगा, तो ये भी एक थ्रेड लाइक राउंड वॉर्म है, मतलब ये एक पैरासाइट है। ये जो फाइलेरिया है पैरासाइट से ही फैलता है और ये जो ट्रांसमिट होता है बोल सकते हैं कि ह्यूमन थ्रू द वाइट्स टू इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। तो जो फाइलेरिया होता है ये मच्छरों से फैलता है। अगर मच्छर ने फाइलेरिया वाले पेशेंट को काटा है और फिर वो अगर सेकंड पर्सन को काट देता है या फिर सेकंड पर्सन की बॉडी तक पहुंच जाता है तो उसे फाइलेरिया होते हैं। तो बोल सकते हैं कि ये पैरासाइटिक डिसीज़ होती है, पैरासाइट से फैलने वाली होती है और ये जो फाइलेरिया है वो मॉस्किटोज से मतलब मच्छर से फैलने वाली डिसीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिंजिवाइटिस। तो जिंजिवाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स। जो हमारे गम्स या फिर मसूड़ों में सूजन आ जाती है उसे हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस। तो जिंजिवाइटिस इज कॉमन एंड माइल्ड फ्रॉम योर गम्स डिसीज। इसे हम बोल सकते हैं कि ये मसूड़ों की डिसीज़ है। इसमें होता क्या है, इरिटेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा योर जिंजिवा द पार्ट ऑफ योर गम अराउंड द बेस ऑफ योर टीथ, जो कि हमारे टीथ के बेस में होते हैं। मतलब बेसमेंट में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा किसी भी इन्फेक्शन के कारण। बोल सकते हैं कि मसूड़ों में सूजन, कई बार ऐसा होता है कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है तो उसे ही हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्निया। तो हर्निया तो आपने सुना ही होगा, तो ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में तो हो गई होगा लेकिन हर्निया बच्चों को भी देखने को मिलता है। फर्स्टली हम देखते हैं हर्निया अकर व्हेन एन ऑर्गन पुश्ड थ्रू अ ओपनिंग इन द मसल्स और टिश्यू दैट होल्ड इट इज प्लेस। फॉर एग्जाम्पल द इंटेस्टाइन में ब्रेक थ्रू अ वीकेंड एरिया इन द एब्डोमेन वॉल। अब हर्निया क्या कंडीशन है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हर्निया, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ये हर्निया। तो हर्निया किस कंडीशन में होता है, जब मसल्स वीक हो जाती हैं हमारे एब्डोमेन एरिया की। एब्डोमेन एरिया मतलब जो भी हमारे पेरिटोनियल एरिया है, अगर वहाँ पर मसल्स वीक हो जाती हैं तो ऑर्गन क्या होने लगते हैं, ऑर्गन पुश होते हैं। ऑर्गन पुश होते हैं तो वो ऑर्गन बाहर निकलने लगते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब वो कहीं भी हो सकता है, मान लो इंटेस्टाइन भी बाहर आ जाती है। अगर मसल्स वीक है तो मसल्स से क्रॉस कर जाती है, अगर मसल्स से क्रॉस कर जाती है तो वो ऊपर उभार देखने को मिलता है। कई तरह का हर्निया देखने को मिलता है, नाभि में देखने को मिलता है, थाइज में देखने को मिलता है। तो ये मतलब बच्चों के अलावा बड़ों में भी देखने को मिल सकता है। तो ये मोस्टली मसल्स वीक होने के कारण, अगर मांसपेशियां वीक हो जाती हैं तो वहाँ से जिस एरिया में मांसपेशियां वीक हैं या फिर मसल्स वीक हैं वहाँ से ऑर्गन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं, मसल्स से कवर अप रहते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें ओपनिंग मतलब जो भी ऑर्गन है वो बाहर साइड को देखने को मिलता है और हमें उभार देखने को मिलता है। कई बार ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल भी हो जाती है और कई बार बहुत ही लाइटली रहती है। वो डिपेंड करता है कंडीशन पर कि कितना ज़्यादा ऑर्गन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा मसल्स वीक है। कई बार फैलता भी है हर्निया, तो ये डिपेंड करता है जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो कंडीशन पर, सिचुएशन पर। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा को हम बोल सकते हैं फ्लू। तो इन्फ्लुएंजा कॉमनली नोन एज दैट फ्लू। इसे जैसे कि फ्लू अब हम सुनते हैं फ्लू, ये भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है। इन्फ्लुएंजा वायरस, ये मोस्टली जो इन्फ्लुएंजा होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। इसका मोस्टली जो सिम्टम्स देखने को मिलता है माइल्ड और सीवियर, जैसे कि फीवर हो गया, रनी नोज़ हो गया, नोज़ आना, सोर थ्रॉट गले में मतलब, मसल्स पेन होना, हेडेक होना, कफ होना एंड फटिंग, थकान। तो इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू भी बोल सकते हैं कि फ्लू फीवर, कई बार सुना होगा कि फ्लू हो गया है, वायरल फीवर है, लाइक इन्फ्लुएंजा उसी कंडीशन को बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जापानीज एंसेफेलाइटिस। अभी हमने देखा था एंसेफेलाइटिस, तो एंसेफेलाइटिस हमने यहाँ पर देखा इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, लेकिन यहाँ पर है जापानीज एंसेफेलाइटिस। तो जापानीज एंसेफेलाइटिस जो मोस्टली है
ये मॉस्किटो बोर्न डिसीज़ है। मॉस्किटो बोर्न डिसीज़ मतलब मच्छर से फैलने वाली डिसीज़ है, तो इसका नाम क्या रखा है, जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस। तो ये मॉस्किटो बोर्न डिसीज़ है। इसमें भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन, मतलब ब्रेन में स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलती है। इसमें भी माइल्ड सिम्टम जो देखने को मिलते हैं, फीवर और हेडेक, कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वासियोरकर। क्वासियोरकर इस टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो क्वासियोरकर एक माल न्यूट्रिशन के अंदर आता है। क्वासियोरकर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर सीवियर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उस कंडीशन में क्वासियोरकर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप जैसे कि बच्चे को देख पा रहे हैं, इसमें जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है वो फूला होता है, मतलब वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन जो अदर बॉडी का एरिया रहता है लाइक हेड, हेयर, हैंड्स, लेग्स, ये सभी बिल्कुल हमें पतले, मतलब ढांचे की तरह देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कौन सी कंडीशन है? ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर कॉज बाय अ राइज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल इन योर बॉडी। ल्यूकेमिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि ये ब्लड कैंसर के अंदर आती है। इसका एक लेक्चर भी डाला हुआ है। तो ल्यूकेमिया है एक बोल सकते हैं कि कैंसर ऑफ द ब्लड कैंसर के अंदर आता है। और ल्यूकेमिया होता कब है और होता क्यों है? तो ल्यूकेमिया की कंडीशन वही है कि जो हमारे WBC होते हैं, WBC मतलब श्वेत रक्तकणिकाएं, तो श्वेत रक्तकणिकाएं या फिर वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाती हैं हमारे ब्लड RBC, और जब WBC ज़्यादा हो जाती हैं तो RBC कम होने लगती है, मतलब रेड ब्लड सेल या फिर लाल रक्तकणिकाएं कम होने लगती है। जब वो कम होने लगती है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उन WBC की मात्रा जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो साइड इफ़ेक्ट होने लगता है, RBC प्रॉपर नहीं बन पाती है, या फिर WBC ही जो हमारी WBC है वो भी इमेच्योर रहती है। और जब WBC इमेच्योर होती है तो जो WBC को वर्क करना चाहिए, वाइट ब्लड सेल को जो वर्क करना चाहिए वो वर्क नहीं कर पाता है। जैसे कि हम जानते हैं वाइट ब्लड सेल का काम होता है प्रतिरोधी क्षमता, मतलब हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर वो इमेच्योर है, प्रॉपर नहीं बनी है, तो ये भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मम्स। मम्स तो को हम जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आपने टर्म्स में इसको गिलसुआ भी बोलते हैं। गले में मतलब जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो जो गाल के वन साइड में यहाँ पर सूजन देखने को मिलती है। सूजन मतलब फूला हुआ देखने को मिलता है, बढ़ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसे गिलसुआ के नाम से भी जानते हैं, उसे हम बोलते हैं मम्स। A viral infection affecting the salivary gland which cause swelling in one or both these glands। तो मम्स एक ऐसी कंडीशन, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, ये भी एक दूसरे से ही फैलता है, एक दूसरे का जूठा खाने से या फिर खांसने छींकने, ये भी एक कंटेजियस या फिर बोल सकते कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो ये मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। और इसमें जो गाल होता है, दोनों साइड की जो ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो इस कारण से आपका जो गाल होता है वो सूजा हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, उसे हम बोलते हैं मम्स, जिसे हम गिलसुआ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूनेटल जॉइंटिस। तो जॉइंटिस तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे न्यूनेटल जॉइंटिस इज अ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द वाइट पार्ट ऑफ द आईज एंड स्किन इन अ न्यू बोर्न बेबी ड्यू टू हाई बिलिरुबिन लेवल। तो जॉइंटिस, न्यूनेटल जॉइंटिस मतलब बच्चों में होने वाला जॉइंटिस जो न्यूनेटल होते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें येलोइश डिस्कलरेशन, जो बॉडी होती है या फिर आइज़ होती हैं येलो हो जाती हैं। और ये क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे बॉडी है, या फिर बोल सकते हैं कि बेबी में जो बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जब बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है तो वहाँ पर जो भी बॉडी होती है, आइज़ होती हैं, वो येलो कलर की दिखने लगती है, मतलब पीली पड़ जाती है। इसे हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं। ये कब होता है? बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने के कारण जॉइंटिस होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चे को, नॉर्मल हेल्दी बेबी यहाँ पर हमें प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें जो अनहेल्दी बेबी है वो हमें येलोइश कलर का देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? ऑस्टियोमाइलाइटिस इज अ बोन इन्फेक्शन। तो ये एक बोन इन्फेक्शन है। इट हैपन व्हेन अ बैक्टीरिया इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड टू योर बोन्स। अब ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे कि यहाँ पर हमारे बोन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल जाता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और ये बोन में फैलने लगता है।
इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो कई बार ऐसा भी होता है कोई चोट लगने के कारण इसमें कोई भी वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन यहाँ पर बोन तक पहुँच जाता है, उस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो इसमें हमारी जो बोन है, बोन में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस जैसे कि कॉमन बहुत ज़्यादा बहुत देखने को मिलती थी बच्चों में। अभी तो पोलियो प्रोग्राम चला के पोलियोमाइलाइटिस को पूरी तरह से स्टॉप करने की ही कोशिश की जा रही है और मोस्टली इरेडिकेट हो ही चुका है। तो ये भी वायरल इन्फेक्शन है, ये नर्व इंजरी है। पोलियोमाइलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाते हैं। तो पोलियो का जो पेशेंट होता है या पोलियो के जो बच्चे होते हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अपंग होते हैं या फिर हैंडीकेप्ड होते हैं, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं या फिर उनकी जो मसल्स है प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाती, और इसका कोई उपचार भी नहीं है क्योंकि नर्व ही डैमेज है, नर्व में ही इंजरी है। और अगर नर्व में इंजरी है तो जो भी कनेक्टेड है हमारे बॉडी से वो बॉडी ऑर्गन काम नहीं करेगा। तो पोलियो एक बहुत ही डेंजरस भी बीमारी है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये भी एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ है और जो मोस्टली होता है 5 ईयर के जो एज के बच्चे होते हैं उनसे कम, मतलब 5 साल से कम बच्चों को पोलियो या फिर पोलियोमाइलाइटिस देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कॉज बाय पोलियो वायरस। ये जो पोलियो है, पोलियो वायरस का नाम है। और यहाँ पर जो हमारे CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही अफेक्ट हो जाती है, मान लो हमारे जो लाइट का मेन स्विच ही अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर पूरे बॉडी में अफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अगर मेन स्विच ही अगर वहाँ पर ऑफ हो गया है तो हमारे अदर रूम की लाइट्स नहीं जलेगी। सेम सिचुएशन हमें यहाँ देखने को मिलती है कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इंजरी आ गई है तो हमारे किसी भी जो भी बॉडी पार्ट्स हैं या फिर जो भी ऑर्गन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो पोलियोमाइलाइटिस एक बहुत ही डेंजरस भी बीमारी है और जो कि इरेडिकेट करने के लिए पोलियो प्रोग्राम भी हर साल हर महीने यहाँ पर करवाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यू फीवर। तो क्यू फीवर भी एक डिसीज़ है। तो देखिए हम अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर डिसीज़ के बारे में देख रहे हैं। तो क्यू फीवर इज़ अ डिसीज़ कॉज बाय द बैक्टीरियल कॉक्सिला वर्निटी। तो ये जो क्यू फीवर मोस्टली देखने को मिलता है कॉक्सिला वर्निटी, तो ये जो हमारा क्यू फीवर है ये एनिमल्स से फैलने वाली बीमारी है। इसे हम क्यूरी फीवर भी बोलते हैं। Some animals such as goats, sheep and cows, people can get infected by breathing in dust that has been contaminated by infected animal feces, urine, milk. तो ये भी इन्फेक्शियस है। ये भी जैसे कि मान लो क्यू फीवर मोस्टली देखने को मिलता है, कब होता है, ब्रीथिंग के दौरान। हमने इन्फेक्शियस अगर कोई भी डस्ट है या फिर एनिमल का फीसेस है या फिर यूरिन है या फिर मिल्क है, अगर उसमें जो भी वायरस है कॉक्सिला वर्निटी वायरस है, अगर वो हमने रेस्पिरेटरी मतलब सांस के दौरान अगर हमने इनहेल कर ली है तो क्यू फीवर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्यू फीवर एनिमल से ही हमें फैलता है। जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पर गॉट हो गया, बकरी, भेड़, गाय, तो इन सभी से क्यू फीवर फैलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रुबेला। तो रुबेला भी एक कंटेजियस डिसीज़ है कॉज बाय वायरस रुबेला वायरस से फैलता है। इसमें भी बच्चों में रैसेस देखने को मिलते हैं जिस लाइक छोटी माता की तरह, बट ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें रैसेस देखने को मिलेंगे, लो फीवर देखने को मिलेगा, और भी अदर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और ये हाईली कंटाजियस होता है, पर्सन टू पर्सन, ये भी पर्सन टू पर्सन फैलता है। प्रेग्नेंट लेडी विथ रुबेला कैन पास इट टू अ फीटस कॉजिंग हियरिंग एंड विजन लॉस, हार्ट डिफेक्ट एंड अदर सीरियस कंडीशन। अगर रुबेला वायरस किसी माँ को है और अगर माँ प्रेग्नेंट है तो उसके फीटस तक भी वो रुबेला वायरस अगर पहुँच जाता है तो जो बच्चा है, जो बेबी बर्थ लेने वाला है, उसमें या तो हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब उसको सुनाई नहीं देगा, या तो उसको विज़न प्रॉब्लम होगा, आँखों में उसको आँखों की रोशनी शायद ना आ जाए, हार्ट डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, विज़न लॉस, या फिर और कोई अदर्स कंडीशन भी देखने को मिल सकती है अगर माँ को रुबेला है और अगर बच्चों तक फीटस तक पहुंच जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है, मदर से बच्चों में फैलता है और मोस्टली ये रुबेला है मदर से बच्चों में ही देखने को मिलता है। और इसके कई अभी टीके भी आ गए हैं मम्स, मीजल, रुबेला के, तो इसे अब बहुत ही जल्दी मतलब इसको ख़त्म किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, बीमारी ही ख़त्म हो जाए।
तो अब टीके हैं तो टीके से बचा जा सकता है और टीके से बच भी रहे हैं कई लोग। तो ये अगर रूबेला से अदर प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती। कई बार आप देखते होंगे कि बच्चा पैदा हुआ तो जन्म से ही गूंगा है, जन्म से ही बहरा है, जन्म से ही उसके दिल में छेद है, तो ये रूबेला वायरस के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जैसे कि हम छोटी माता से बोलते हैं, ये बहुत ही पुरानी डिसीज़ है। स्मॉल पॉक्स इज एन एंशिएंट डिसीज कॉज बाय वेरियोला वायरस। तो ये बहुत ही एंशिएंट मतलब बहुत ही प्राचीन बीमारी है। इसे कई वर्षों पहले भी इसे पाया गया था, इसे देखा गया था। तो ये जो हमें देखने को मिलता है वेरियोला वायरस के कारण हमें स्मॉल पॉक्स देखने को मिलता है। अर्ली सिम्टम इंक्लूड हाई फीवर, फटीग, इसमें बहुत ज़्यादा फीवर देखने को मिलता है, फटीग भी देखने को मिलेगा। The viruses produce a characteristic rashes, particularly on the face, arm and leg. The resulting spot become filled with clear fluid. देखिए स्मॉल पॉक्स में क्या देखने को मिलेगा, रैसेस देखने को मिलेंगे स्किन में, फेस में, आर्म्स में, लेग्स में रैसेस भी देखने को मिलेगा और फटीग भी देखने को मिलेगा और हाई फीवर भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी जो मेन खासियत होती है, जो आपको रैसेस देखने को मिलेंगे, इसमें जस्ट एक बोल सकते हैं कि पस भरी होगी या फिर ये फुल फिल होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इन फुंसियों में पानी भरा होगा, अपनी लैंग्वेज में हम एक मोटी भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन ये जो भी रैसेस होंगे वो फिल्ड होंगे क्लियर फ्लूइड से, मतलब इसमें फ्लूइड भरा होगा या फिर पस भरी होती है। तो ये अगर पस फैलती है तो इससे अदर बॉडी में भी, देखिए पहली बात तो ये पूरी बॉडी को कवर करता है, तो इससे अदर पर्सन को भी यहाँ पर होने के चांसेस होते हैं। तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में मतलब सिमिलरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। स्मॉल पॉक्स की कंडीशन में जो रैसेस देखने को मिलते हैं वो रैसेस कैसे होते हैं, इसमें क्लियर फ्लूइड भरा होता है, मतलब पस भरी होती है। ये बोल सकते हैं कि इनमें पानी भरा होता है, तो ये से हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। आप इस पिक्चर के हेल्प से बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया, टी फॉर थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है, ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है। तो ये भी मोस्टली आपने देखा होगा कि थैलेसीमिया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, मोस्टली बच्चों में देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन क्या होने लगता है, एबनॉर्मल हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो इस कारण से हमें थैलेसीमिया देखने को मिलता है। अगर हीमोग्लोबिन का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा, और प्रॉपर फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वोन मैरो है, वोन मैरो प्रॉपर जो भी आरबीसीज है उसको बनने नहीं दे रहा है। तो ये भी लाइक हमें सिक्कल सेल एनीमिया या फिर ल्यूकेमिया के जैसे ही देखने को मिलता है। थैलेसीमिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बोल सकते हैं, अभी हम बहुत ही शॉर्ट में देख रहे हैं। तो थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन जो कि प्रोटीन होता है, इसका फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस एन इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज दैट कॉज इन्फ्लामेशन एंड अल्सर इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके इंटेस्टाइन में किसी भी एरिया में अगर यहाँ पर अल्सर हो गए, मतलब छाले हो गए इंटेस्टाइन एरिया में, तो इसे हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस रिफर टू इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। जैसे कि हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, हेपेटाइटिस, तो हेपेटिक इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे ही हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। वायरल हेपेटाइटिस क्यों बोला, क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस मतलब वायरली फैला है, क्योंकि हेपेटाइटिस भी कई प्रकार के होते हैं, और बच्चों में मोस्टली वायरल हेपेटाइटिस ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को हम पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि सूखी खांसी। पहले कई बार सुना होगा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा खांसी आती थी, सूखी खांसी आ रही है, गले में मतलब किसी भी तरह का कोई भी कफ नहीं है, कफ अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है, उसे हम वूपिंग कफ बोलते हैं, पर्ट्यूसिस बोलते हैं। हाईली कंटाजियस, ये भी बहुत जल्दी फैलने वाली बीमारी है, और ये मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलती है। Many people marked a severe hacking cough followed by a high pitches intake the breath that sound like a woof, including whooping cough होता है ना, तो उस कंडीशन में बच्चे जब सांस लेते हैं तो लाइक वूप की आवाज़ आती है, वूप की आवाज़, सांस लेने में वूप वूप की आवाज़ आएगी, और बोलने में भी वूप की आवाज़ आएगी, बोलने में भी डिफ़िकल्टी जाएगी, उसे हम वूपिंग कफ बोलते हैं। मतलब खांसने में भी घड़ाहट होगी,
इसे ही हम वूपिंग कफ बोलते हैं। जैसे कि वूप से ही हम समझ जाते हैं कि वूपिंग कफ। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़ोरोप्थेल्मिया। ज़ोरोप्थेल्मिया, एक्स फॉर ज़ोरोप्थेल्मिया, इज़ अ कंडीशन ऑफ आई। इसमें ये ज़ोरोप्थेल्मिया एक आई प्रॉब्लम है, आई डिसीज़ है। इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने के कारण जो हमारी कंजक्टिवा होती है, जो हमारा वाइट आई का जो वाइट पार्ट होता है वो ड्राई हो जाता है। तो ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिवा को ही हम ज़ोरोप्थेल्मिया बोलते हैं। इसमें जो हमारा वाइट पार्ट है, कॉर्निया है, ये क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट येलो फीवर। येलो फीवर एज अ सीरियस पोटेंशियली डेडली फ्लू लाइक डिसीज़। ये भी एक फ्लू लाइक डिसीज़ है, ये जो कि हमें देखने को मिलता है एडीज एगिप्टी मॉस्किटोस के कारण देखने को मिलता है। तो येलो फीवर हमें मॉस्किटो के कारण भी देखने को मिलेगा, ये भी मॉस्किटो से होने वाली डिसीज़ है। और ये जो येलो फीवर होता है डेंगू और जीका वायरस से भी फैल सकता है। इसमें भी हाई फीवर और जॉन्डिस होने की संभावना होती है। लास्ट वन इज जीका वायरस। जीका वायरस इज एन इलनेस यू गेट फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ मॉस्किटोज। ये भी मॉस्किटो से फैलने वाला होता है। ये मोस्टली हमने यहाँ पर देखा एडीज एगिप्टी एंड एडीज एल्वोपिक्टस जो मॉस्किटो होते हैं उससे फैलने वाला वायरस है। इसमें भी मोस्टली फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन एंड कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये हमने अल्फ़ाबेटिकल जो कि हमने शॉर्ट्स में यहाँ पर जस्ट डिसीज़ के नाम देखे थे, यहाँ पर हमने इसकी इन्फॉर्मेशन देखी है या फिर उसका फुल टर्म्स देखा है कि इसे बोलते क्या है या फिर ये होता क्या है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।